अच्छा जी, अच्छा जी, आप जानते हैं ये बात कि आज पेपर 3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं। इसमें हम एक टॉपिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक, इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमने ये पढ़ा था। दूसरा टॉपिक आपको याद होगा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था हमने। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, क्या डिफरेंस होते हैं इनमें, ये बात हमने की थी। इसी में एक काम और हमने बताया था कि वो एक ऐसा सवाल है जो बहुत मर्तबा पेपर में आया है। स्टार्टिंग फ्रॉम D2O, D2O आपको बताया था हैवी वाटर या ड्यूट्रियो वाटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ड्यूट्रियो वाटर? क्योंकि इसमें ड्यूट्रियम आइसोटोप होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम D2O, how would you prepare the following? How would you prepare the following? उसमें कुछ मैंने लिखवाए थे, CD4 है, D2SO4 है। मैंने आपसे कहा था ये सिंपल याद करने की बात है, इसमें कोई ऐसा समझने का सिलसिला नहीं था। ND3 है ना, और इसमें कुछ भी कराई होंगी। ये इन सब में हैवी आइसोटोप है, तो इनके साथ लफ्ज लगा देते हैं हैवी। जैसे
अगर आप जानते हो D3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है तो इसे कह देते हैं हैवी फॉस्फोरिक एसिड। जैसे आप जानते होंगे CD4 मीथेन होता है तो इसको हैवी मीथेन कह देते हैं, इसको हैवी अमोनिया कह देते हैं। इनकी इक्वेशंस, इसके बाद भाई इक्वेशंस मैंने कहा था वो कोई ऐसा समझने की नहीं है। तीसरा टॉपिक जो हमने शुरू किया था वो था ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन। आपको बता दिया था कि आम हाइड्रोजन, और जब हम कहते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है H2, जिसमें हाइड्रोजन का मतलब H नहीं होता है, H2 होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनकी स्पिन लाजमी अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, लाजमी। अच्छा, अब पहली मर्तबा आपने एक बात सुनी थी पिछली क्लास में, वो क्या था कि न्यूक्लियस में भी स्पिन होती है। न्यूक्लियस की स्पिन की बुनियाद पर, न्यूक्लियस की स्पिन की बुनियाद पर हाइड्रोजन को 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जो कि ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन है। यानी ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की जो तकसीम है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर स्पिन। जी, ये पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। एक मर्तबा दोबारा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। वैसे आप इसको ना भी पढ़ें तो ये 2 डायग्राम मैंने बनाए थे, उनको देखकर तो फौरन ही समझ में आया था। जी, we know that ordinary hydrogen found in diatomic molecular state having 2 electrons, their spin must be opposite. बताया था आपको। But on the basis of their nuclear spin, ordinary hydrogen is classified into 2 types called ortho and para hydrogen. If their nuclear spin are parallel, अगर दोनों की nuclear spin हो parallel, पैरेलल मतलब दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और इफ देयर न्यूक्लियर स्पिन इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब यानी एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो पैरा हाइड्रोजन कहलाता है। एंटी पैरेलल और अपोजिट, वन क्लॉकवाइज। अच्छा, ये वाली बात हमने शायद पिछली क्लास में नहीं की थी, अब कर लेते हैं। वो बात ये थी क्या, एट रूम टेम्परेचर बोथ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन फाउंड इन 3:1, यानी आम हालत में 75% ऑर्थो और 25% पैरा हालत पाई जाती है। विद डिक्रीज इन टेम्परेचर कम करते जाओ, ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में कम रहती है। अच्छा, चूंकि इनमें ये तो आप जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो बेस करती हैं इलेक्ट्रॉनों पर, और इलेक्ट्रॉन इनमें सेम है, उनकी स्पिन भी एक की क्लॉकवाइज, चाहे ऑर्थो हो चाहे पैरा हो, इसलिए दोनों बोथ टाइप हाइड्रोजन केमिकली एक जैसे होते हैं। केमिकली क्यों एक जैसे होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट तो दोनों में सेम है ना। सेम से मुराद दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे में भी ऐसे ही है, तो इसलिए केमिकली तो सेम होंगे। हाँ, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असरअंदाज होता है, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर असरअंदाज होता है। इस और न्यूक्लियस में स्पिन डिफरेंट है, इसलिए ये फिजिकली डिफरेंट है। ये 1-2 बातें कर दी हैं। ड्यू टू एंटी पैरेलल स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ पैरा हाइड्रोजन इज 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट अलग होंगे। और 1-2 बातें कर दी हैं ये। और 1-2 बातें इसमें हमने कर दी हैं। अच्छा जी,
हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि इन दो फिगर्स को देखकर तो पूरी बात ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन की समझ में आ जाती है। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, एक मरतबा आप इसको एक नज़र देखेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखें जी, ये पूरी बात समझ में आ रही है। देखो, ये न्यूक्लियस की स्पिन, ये देखें, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में तो ऑर्थो हाइड्रोजन, ये क्लॉकवाइज तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये पैरा हाइड्रोजन। इसमें देखो यूं समझाया है, एक ये न्यूक्लियस ऊपर की तरफ दिखा दिया, इसका भी ऊपर की तरफ, ये ऑर्थो हाइड्रोजन हो गई। एक ऊपर की तरफ न्यूक्लियस दिखा दिया, एक नीचे की तरफ दिखा दिया, तो ये पैरा हाइड्रोजन। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई हो। और इसके साथ ही ये तीसरा टॉपिक, पहला ये, दूसरा आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, और आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के साथ ही ये D2O वाला सवाल भी, और तीसरा ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन का टॉपिक हुआ मुकम्मल। इसके बाद एक छोटा सा रीजन है, कभी आया तो पेपर में नहीं है, वैसे ही एक करा देता हूँ। एक छोटा सा रीजन यह है कि हाइड्रोजन का साइज पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। और आप जानते हैं छोटे बहुत तेज होते हैं, तो इसके रिएक्शन बहुत तेज होने चाहिए। क्या वजह है कि रिएक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर स्लो। क्या वजह है कि आम हाइड्रोजन रिएक्शन स्लो आर स्लो? क्या वजह है कि आम हाइड्रोजन रिएक्शन स्लो? ये रीजन कभी आया तो नहीं है, वैसे ही आपको बता दो। सुने बात यह है कि हाइड्रोजन का मसला यह है कि ये मॉलिक्यूल की हालत में पाई जाती है, H2 की हालत में पाई जाती है, और रिएक्शन में मॉलिक्यूल हिस्सा नहीं लेते, रिएक्शन में एटम हिस्सा लेते हैं। तो जरूरी है कि पहले इनके दरमियान का बॉन्ड टूटे तो रिएक्शन होगे ना। और इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, जो कि इसकी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। क्यों हाई क्यों है? क्योंकि इनके दरमियान मजबूत कोवलेंट बॉन्ड, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। कितनी चाहिए? 104 किलो कैलोरी पर मोल। 104 किलो कैलोरी पर मोल जो एनर्जी होती है उसका टेम्परेचर तकरीबन 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यानी इतनी एनर्जी दोगे, बॉन्ड टूटेगा, एटम बनेंगे तो रिएक्शन होगा ना। इतनी एनर्जी दोगे, बॉन्ड टूटेगा, एटम बनेंगे तो रिएक्शन होंगे ना। इसलिए हम कहते हैं कि आम हाइड्रोजन रिएक्शन स्लो होते हैं। आम हाइड्रोजन जब तक रिएक्ट नहीं करता जब तक उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड ना करो, या इतनी एनर्जी उस रिएक्शन के दौरान लिबरेट हो रही हो, खारिज हो रही हो, तो भी इनके रिएक्शन हो जाए। ये इस सवाल का जवाब हो गया कि व्हाई रिएक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर स्लो। जी, ये आपको ये जुमला आप पूरा वहां पर पढ़ लें तो बात आपको समझ में आ जाए। भाई ये गैलेक्सी मैंने आपसे कहा भी था कि बराए मेहरबानी इसको नाम से आप सेव करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं वो जो सवाल कह रहा था, शो दैट रिएक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर स्लो, ये इतनी बात अलग है, और फिर ये वाली बात अलग है। ये जो बात है दूसरी, एक्सप्लेन एटॉमिक हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन, ये बात अलग है। ये अलग सवाल। पहले इस सवाल का,
रिएक्शंस ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन आर स्लो। आप कहेंगे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन विच इज फाउंड इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट, अभी बताया आपको, in which both hydrogen atoms are held by strong covalent bond having high bond energy जो कि 104 kilocalorie per mole है. It shows that reactions of ordinary hydrogen are slow. Ordinary hydrogen reacts only in those reactions in which such amount of energy is supplied or such amount energy liberated during the reaction. Reactions producing less than this energy, अगर एनर्जी इससे कम लिबरेट हो रही हो तो वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होते, वो जब भी होते हैं जब इतनी एनर्जी दें. हाँ, अगर हम H2 को अगर हम H2 को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें, 104 किलो कैलोरी, 104 किलो कैलोरी, अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दें तो बॉन्ड टूट जाएगा. फिर 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे. क्या बनेंगे? 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे जिन्हें एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है. एटॉमिक हाइड्रोजन कहा जाता है. ठीक. अच्छा, एटॉमिक हाइड्रोजन का साइज चूंकि बहुत छोटा होता है, एटम बन गए ना, साइज सबसे छोटा है, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं, बल्कि रूम टेम्परेचर से भी कम पर रिएक्ट कर जाते हैं. इनके बारे में एक जुमला कहा जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में कि ये बनते तो हैं, मिलते नहीं. क्या मतलब है इस जुमले का? मतलब H2 के टूटने से हाइड्रोजन के एटम बनते तो हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते, पाए नहीं जाते. इतने रिएक्टिव होते हैं कि फौरन किसी कुछ नहीं हो, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं. कोई ना हो तो अपने ही एटम से मिलकर दोबारा H2 बना देते हैं. एग्जिस्ट नहीं करते. जब आम हाइड्रोजन को 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी दोगे तो वो हाइड्रोजन के एटमों में टूट जाएगा, जिन्हें एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं. ये हाईली रिएक्टिव होते हैं. अच्छा, ये वाली बात जो है ना, जैसे मैंने ये रीजन करवाया था, ये पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन कभी नहीं भी आया हो तो पढ़ना तो चाहिए. जैसे ये एक डेफिनेशन है नेसेंट हाइड्रोजन की, ये वाली, ये आज तक सिर्फ 2019 में आई है, तो वो भी हमें देखना तो चाहिए. ये एटॉमिक हाइड्रोजन. जी, ये सवाल था एटॉमिक हाइड्रोजन. क्या बताया? अभी बताया मैंने आपको. ये देखिए क्या बताया. व्हेन 104 kilocalorie per mole energy supplied to ordinary hydrogen या by electric discharge, electric spark दें under reduced pressure, then it dissociates into two highly reactive atoms of hydrogen called atomic hydrogen. Highly reactive. They are highly reactive. They react at room temperature, बल्कि रूम टेम्परेचर से भी कम पर रिएक्ट कर जाते हैं. ये अभी मैंने बताया था आपको. ये ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ये एटॉमिक हाइड्रोजन, चूंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती है, बनते तो हैं, मिलते नहीं है. हाइड्रोजन के एटम बनते तो हैं, मिलते नहीं है. और केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट हालत को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. स्क्वायर ब्रैकेट, या कि ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के जरिए ही बता दिया एटॉमिक हाइड्रोजन बनते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर पर. ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये कोई ऐसी खास बात नहीं है. हाइड्रोजन से मिले एटॉमिक हाइड्रोजन से, ये एटॉमिक हाइड्रोजन. वैसे मैंने ऐसे लिख रखा है, लेकिन असूलन ये ऐसे लिखना नहीं चाहिए. असूलन ये ब्रैकेट में लिखने चाहिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं. हाइड्रोजन के एटम को ऐसे लिखना नहीं चाहिए, बुरी बात है ना. लेकिन
चलो लिख दिया, वो फिर परेशान होते हैं। ये ब्रैकेट का मकसद ये होता है कि ये इंटरमीडिएट हालत है, यानी बने हैं और बनते ही फौरन रिएक्ट कर गए। ठीक है जी। ये इसके यूजेस बता दिए कि जब हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, जब हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तो बहुत बड़ी एनर्जी लिबरेट करते हैं, बहुत बड़ी एनर्जी लिबरेट करते हैं। भाई जब जब बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी दी जाएगी, जब बॉन्ड बनेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, जो कि बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे भी कहते हैं, या बॉन्ड के बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो। जब हाइड्रोजन के एटम मिलकर दोबारा बॉन्ड बनाएंगे, दोबारा H2 बनाएंगे, तो इतनी एनर्जी रिलीज करेंगे ना, 4 से 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड वाली एनर्जी रिलीज करेंगे। अभी बताया था आपको। इसीलिए इसको वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग, वेल्डिंग समझते हैं? ये जो लोहे को जोड़ते हैं, पिघलाते हैं, तो बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए ना, बहुत बड़ी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए इसको वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, अब एक वो बात कर रहा हूं मैं जो 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 2019 के पेपर में आई है, नेसेंट हाइड्रोजन। ये क्या हो, सुनते जाएं आप। एक तो होती है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जिसका मतलब होता है H2, जिसके जिसके रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। क्यों स्लो होते हैं? अभी बात हो गई। क्यों स्लो होते हैं? अभी बात हो गई कि इनके दरमियान मजबूत बॉन्ड होता है, इनके दरमियान मजबूत बॉन्ड होता है। अच्छा, अगर मैं H2 को 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, कितनी? 104 किलो कैलोरी पर, तो क्या होगा? तो ये हाइड्रोजन के एटमों में टूट जाएगा, यानी दो हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे, जिन्हें एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, जिनके रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। सही। अच्छा, अब आप देखें, जैसे ये कंपाउंड है FeCl3, नाम है इसका फेरिक क्लोराइड। एक ये कंपाउंड है FeCl2, नाम है इसका फेरस क्लोराइड। ये नीचे क्या है? फेरिक क्लोराइड। और आगे जो ये है फेरस क्लोराइड। इक और अस की बात अगर आप जानते हो, नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, अगर आप जानते हो, फेरिक क्लोराइड में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है और फेरस में +2 होता है। अगर किसी एटम के 2 ऑक्सीडेशन नंबर बन रहे हों, तो जिसमें ज्यादा बनता है उसके साथ लफ्ज आता है एक, उसके साथ लफ्ज आता है एक, और जिसका कम बन रहा हो उसके लफ्ज आता है अस। तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड, क्योंकि एक क्यों आया? क्योंकि +3 है और इसमें +2 है। यह है फेरस क्लोराइड। ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, एक अस। क्या कहा मैंने आपको कि अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा हो तो एक, और कम आ रहा हो तो अस। अब देखें, अगर ऐसा हो कि फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड बनाना हो, तो क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है
कि इसको H के साथ मिलाओ, H क्या करेगा, यहां से एक Cl को निकाल देगा, और यूं फेरिक क्लोराइड के साथ फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इसको H2 के साथ अगर रिएक्ट करोगे, ये लो H2 के साथ अगर रिएक्ट करोगे तो फिर तो हमें 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ताकि वो एनर्जी इनके H2 के जमाने बॉन्ड को तोड़े। ये बात समझ में आ रही है ना? बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये H बनेंगे ना, क्योंकि H2 तो रिएक्ट नहीं करता ना, वो तो मॉलिक्यूल है, रिएक्शन में तो एटम हिस्सा लेते हैं। तो पहले तो इनके जमाने का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और तरीका है, क्या कि फेरिक क्लोराइड के साथ कुछ ऐसे कंपाउंड डाल दो, जो हाइड्रोजन के एटम बनाते हो, अच्छा, अगर कोई नहीं होगा तो वो हाइड्रोजन के एटम में H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे जिंक प्लस 2HCl डाल दो, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में 2 हाइड्रोजन के एटम बनेंगे, अच्छा, कोई अगर नहीं होगा तो यही हाइड्रोजन के एटम मिलकर H2 बना देंगे। लेकिन अगर ये मौजूद होगा तो वो जो हाइड्रोजन के एटम बनेंगे वो यहां से क्लोरीन को निकालने में इस्तेमाल हो जाएंगे। यानी अब तो 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हाइड्रोजन के एटम को, जो कि किसी कंपाउंड से रिएक्शन के नतीजे में बने, इसे नेसेंट हाइड्रोजन। हाँ जी, क्या फर्क है एटॉमिक हाइड्रोजन में और नेसेंट हाइड्रोजन में? आप कहेंगे एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए 104 किलो कैलोरी पर मोल, और नेसेंट हाइड्रोजन बनाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, बस इन कंपाउंड को मिलाओ, नेसेंट हाइड्रोजन बन जाएगी। यानी इसके साथ अगर मैं जिंक और HCl का मिक्सचर डाल दूं, ये 2 चीजें डाल दूं इसके साथ, अब 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन के एटम बनेंगे वो यहाँ से क्लोरीन को निकालने में इस्तेमाल हो जाएंगे। और ये जो हाइड्रोजन के एटम हैं, इन्हें नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये भी हाइड्रोजन की एटमी हालत होती है। बस एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, बहुत से लोग कह देते हैं एक ही बात है। एटॉमिक हाइड्रोजन हो या नेसेंट हाइड्रोजन हो, बहुत से लोग कह देते हैं एक ही बात है। हेलो जी, जी, इधर आए, मेरी क्लास में हूँ यार, 9 बजे बात करना, 9 बजे। तो मैंने आपसे कहा कि बहुत से लोग कह देते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन एक ही बात है। मैंने आपसे कहा एक ही बात है, दोनों हाइड्रोजन की एटमी हालतें हैं, दोनों हाईली रिएक्टिव हैं। बस फर्क यह है, दोनों की सोर्स अलग है। एक को बनाने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए, दूसरे को बनाने के लिए, नेसेंट हाइड्रोजन को बनाने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी नहीं चाहिए। वो किसी कंपाउंड से रिएक्शन के नतीजे में बन जाती है, और वो हाइड्रोजन के एटम जो किसी कंपाउंड से रिएक्शन के नतीजे में बने, उनको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं।
आज तक सिर्फ 2019 का पेपर एक ऐसा आया है जब ये नेसेंट हाइड्रोजन का टॉपिक पेपर में, सिर्फ ये 2019। सही है, ये बहुत आसान सी बात है। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दोज आर जनरेटेड बाय रिएक्टिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड, ये मिसालें दे दीजिए, ये नेसेंट हाइड्रोजन है ना, यहाँ कह लें या यहाँ ये कह लें, है ना, ये इसके मिक्सचर से बनती हैं, ठीक है जी। और यूं हमारा ये काम हुआ मुकम्मल। हाइड्रोजन के चैप्टर की एक खूबी है कि पूरा एक अलग सवाल इससे बनता है। अगले थर्सडे की क्लास में मैं अनसॉल्व पेपर भी रखूंगा और आपको वो भी दिखा दूंगा कि किस किस ईयर में कौन सा सवाल इसका आया है। अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जी, बड़ा टॉपिक है ये, एक्सप्लेन बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। जब हम ये पूरा चैप्टर कर लेंगे ना, फिर मैं आपको पास्ट पेपर भी दिखाऊंगा कि देखो किसका सवाल किस किस तरीके से आए हैं। बिल्कुल इजी। इनऑर्गेनिक के बारे में तो बता चुका हूं, बिल्कुल इजी। और उधर से ऑर्गेनिक में से जब हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों कर लेंगे, तीनों, तो फिर उसके पेपर्स देखेंगे। आपको मैंने एक काम कहा हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो जो कन्वर्जन थे कि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है ऑक्सीडेशन से, कल जरा वो याद करके बैठना। कल मुमकिन हो तो कॉपी पेन पास रखना, इंपॉर्टेंट क्लास है। अच्छा जी, बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है? चलें, आसान सी बात है, कंपाउंड्स ऑफ टू एलिमेंट्स कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। क्या हो गया? Compounds of two elements called, कुछ कह रहे थे आप? called compounds of two elements called binary compound. चल, हाँ जी, बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? दो एलिमेंट्री कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड है। जैसे 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 कार्बन डाइऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड है, जैसे अमोनिया बाइनरी कंपाउंड है ना, दो एलिमेंट का कंपाउंड है ना, ये दो एलिमेंट। जैसे वाटर एक बाइनरी कंपाउंड है, कहां चला गया? वाटर, जैसे HCl एक बाइनरी कंपाउंड है, बाइनरी कंपाउंड है। क्या आपके ख्याल में HNO3 बाइनरी कंपाउंड है? तो आपने कहा नहीं, तो तीन एलिमेंट हो गए, H हो गया, N हो गया, O हो गया, ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। दो एलिमेंट के कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, ये बाइनरी कंपाउंड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बाइनरी कंपाउंड नहीं है। ग्लूकोज बाइनरी कंपाउंड नहीं है। ये सब बाइनरी कंपाउंड नहीं है। अच्छा, अगर वो जो बाइनरी कंपाउंड हो और उनमें से एक हाइड्रोजन हो, यानी यूं कह लें कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन
बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी बाइनरी कंपाउंड उनमें से एक हाइड्रोजन हो। अगर आपने ये बात सुनी हो, अगर आपने ये बात सुनी हो, अगर आप ये बात जानते हो कि जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं उनके नाम के आखिर में लफ्ज आता है आइड, IDE, आइड। जैसे ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड हो तो ऑक्साइड। अगर मैं कह रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मतलब कैल्शियम है ना। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड को ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रोजन के बाइनरी कंपाउंड को नाइट्राइड कहते हैं, सल्फर के बाइनरी कंपाउंड को सल्फाइड कहते हैं, आइड। तो बात खत्म हो गई क्या कि हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड को हाइड्राइड कहेंगे, हाइड्राइड। हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड को हाइड्राइड कहा। मैंने आपसे कहा दो एलिमेंट कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड, और बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्राइड, यानी ये हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्राइड है? आपने कहा नहीं, बाइनरी कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्राइड नहीं। और ये तो बाइनरी कंपाउंड ही नहीं है, हाइड्राइड कहां से हो गया? ये जो तीन है ना, ये जो तीन है, ये तीन, ये हाइड्राइड है। चलो, इनऑर्गेनिक पढ़ाने में तो बहुत थक जाते हैं, बल्कि इनऑर्गेनिक क्या, इस तरह पढ़ाने में ही बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो आपके पास समझ में आ रही है भी नहीं आ रही? तो एक तो बोल दो। यस सर, आ रही है। बस शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो भाई, अब ये पढ़ो। कह रहे हैं बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्राइड, है ना। इसमें पहले मुझे ये भी कहना चाहिए, कंपाउंड्स ऑफ टू एलिमेंट्स कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। चलो खैर, कोई बात नहीं, है ना। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट से मिलकर हाइड्राइड बना सकता है। हाइड्रोजन हैविंग एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्राइड विद ऑल द मेंबर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट से मिलकर हाइड्राइड बना सकता है। लेकिन जिस तरह पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, इसीलिए इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। बस आज का काम इतना सा है कि ये छह टाइप्स के मैं नाम लिख रहा हूं, आप सिर्फ इनको देख लें, आप सिर्फ इनको देख लें, और उसके बाद अगली क्लास से इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये कम से कम 2 क्लासों का काम है। ये 6 हाइड्राइड की टाइप्स के नाम आप सिर्फ पढ़ लें जी। पहला आयोनिक हाइड्राइड, दूसरा आयोनिक हाइड्राइड जिसे सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं, जिसे सैलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। एक मरतबा सेकंड ईयर, चलो बाद में बात करेंगे, अभी एक मिनट से कम वक्त रह गया है। आयोनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ये कौन इस टाइम ऐड हो रहा है? अहमद अब्बासी, ये कौन सा टाइम है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। आज का लेक्चर जो है ना, मैंने रिकॉर्ड भी किया है। मैं जरा देखता हूँ कैसे होता है। अगर वो लैप कंप्यूटर पर, उस पर मेरे मोबाइल पर हो गया तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा उसको। आज मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। अगर वो सही हुआ मेरे से तो फिर मैं उसको रिकॉर्डिंग में